तो एडवांटेज वगैरह इसलिए बता रहा है, दिस इज़ वेरी क्लियर दैट द question of advantages of friction is very basic and very easy, but you have to understand the significance of friction, so you have to know also about the advantages of the friction. So friction is responsible for many types of motion. friction क्या होता है, किसी भी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है. एंड इट हेल्प्स अस वॉक ऑन द ग्राउंड. अगर हम ज़मीन पे चल पाते हैं तो वो फ्रिक्शन की वजह से ही चल पाते हैं, ठीक. तीसरा, जो कार में ब्रेक्स होते हैं, दैट ब्रेक यूज ऑफ फ्रिक्शन टू स्टॉप, दैट ब्रेक मेक यूज ऑफ फ्रिक्शन टू स्टॉप द कार. तो ब्रेक जो है वो ड्यू टू द फ्रिक्शन ही गाड़ी को रोक सकता है, ठीक, रोकता है. Next advantage of the friction, that is the asteroids are burned in the atmosphere before reaching earth due to friction. अगर कोई एस्टेरॉयड है वो एटमॉस्फेयर में बर्न कर जाता है तो अर्थ सरफेस से लड़ने से पहले या पहुंचने से पहले, ये क्यों होता है, ये केवल फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन ही होता है. अगर फ्रिक्शन ना होता तो बहुत सारे एस्टेरॉयड जो हैं पृथ्वी पे पहुंच जाते हैं. नेक्स्ट, it helps in the generation of heat when we rub our hands. So when we rub our hands, then due to the friction the heat is generated. Now the next point is disadvantage of friction. Friction produces unnecessary heat, leading the wastage of energy. तो फ्रिक्शन जो है अननेसेसरी हीट भी जनरेट करती है, जो कि सही नहीं है, तो डिसएडवांटेज भी हो सकता है ये. नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन. सो फ्रिक्शन द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स. तो फ्रिक्शन जो है किसी भी बॉडी के मोशन को हिंड्रेंस पैदा करता है, तो हम इसको डिसएडवांटेज में भी ले सकते हैं कि बॉडी की स्पीड जो है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है. तो एज ए डिसएडवांटेज भी हम इसको कंसीडर करते हैं. थर्ड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज़ अ लॉट ऑफ मनी गोज इनटू प्रिवेंटिंग फ्रिक्शन एंड द यूजुअल वियर एंड टियर कॉज्ड बाय इट बाय यूजिंग टेक्निक्स लाइक ग्रेसिंग एंड ऑयलिंग, ठीक है. तो बहुत सारे ड्यू टू द फ्रिक्शन जो है बहुत सारे जो प्रिवेंशन हमको लेने होते हैं उसमें हमारी मनी भी वेस्ट होती है. ये डिसएडवांटेज हो सकता है, ठीक. नाउ अब हम बात करते हैं कि जब बॉडीज़ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है तो उस केस में हम बॉडी के इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर सकते हैं, या बॉडी पे जो नेट फोर्सेस लग रहे हैं एक्स डायरेक्शन में और नेट फोर्सेस लग रहे हैं वाई डायरेक्शन में, वो फोर्सेस का जो एल्जेब्रिक समेशन है वो जीरो है कि नहीं है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, उस चीज़ को हम जो है इस वीडियो में जानेंगे, ठीक. जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस. हम इस टॉपिक में बॉडी के इक्विलिब्रियम को जानेंगे ऐसे प्लेन पे जो कि प्लेन रफ होगा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, ठीक. We know that a body lying on the rough horizontal plane will remain in equilibrium, but whenever a force is applied on a body, then the body will tend to move in the direction of force. In such cases, equilibrium of the body is studied first by resolving the forces horizontally and then vertically.
नाउ द वैल्यू ऑफ द फोर्स फ्रिक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय द दिस रिलेशन। ओके, तो हमारी बॉडी तब तक इक्विलिब्रियम में रहती है जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगे। जब तक कोई फोर्स नहीं लग रहा उस पर, तब तक बॉडी इक्विलिब्रियम में है। जब बॉडी पे कोई फोर्स लगने लगता है तो हम फिर इक्विलिब्रियम की स्टडी करते हैं। और इक्विलिब्रियम की स्टडी के लिए हम क्या करते हैं, जो फोर्सेज हैं उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेते हैं, उसको जीरो के इक्वेट करते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेते हैं, उसको जीरो के इक्वेट करते हैं। ठीक, यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो, फ्रिक्शन का ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये कह रहा है कि एक बॉडी है। क्वेश्चन इज ओवर हियर, एक मिनट दिखाते हैं भाई। क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ ये देखिए क्वेश्चन, आई थिंक दिख रहा होगा आपको। ये क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ वेट 300 न्यूटन इज लाइंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, कोई बॉडी है 300 न्यूटन की, ठीक है 300 न्यूटन की, मतलब बॉडी का वेट कितना है 300 न्यूटन। ठीक, बॉडी का वेट कितना है 300 न्यूटन। ठीक, बॉडी का वेट 300 न्यूटन है। नोट करते जाओ, फिर पेज लेके समझा देंगे कैसे क्या होता है। 300 न्यूटन है। और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन और ब्लॉक के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दिया है वो 0.3 दिया है। मतलब W जो है वो 300 न्यूटन दिया है, नोट कर लो इसको। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दिया हुआ है वो 0.3 दिया है। ठीक, 0.3। अब ये कह रहा है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड हमको बताना, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच कैन मूव द बॉडी while acting at an angle of 25 डिग्री with the horizontal। ठीक है, कोई एक P फोर्स लग रहा है, कितने एंगल पे 25 डिग्री पे, 25 डिग्री पे P फोर्स लग रहा है। पूछ रहा है, कह रहा है कि कितना फोर्स हम P लगाएं कि 300 न्यूटन का जो वेट है इसको मूव कर सकें। ठीक, तो मिनिमम कितना फोर्स चाहिए, मिनिमम फोर्स की वैल्यू ये पूछ रहा है। ठीक, आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एनी प्रॉब्लम? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो 25 डिग्री पे हमको फोर्स की वैल्यू जितनी लग रही है उतना बता दीजिए जिससे कि हमारा ब्लॉक जो है वो मूव कर सके। ठीक है, और एंगल 25 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, एक सरफेस है। ठीक, इस पर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये कह रहा है कि 25 डिग्री पे कोई फोर्स P है। 25 डिग्री पे कोई फोर्स P लग रहा है यहाँ पे। ठीक, 25 डिग्री पे। ठीक, और इसका जो वेट है वो कितना है, वेट इसका 300 न्यूटन है। ठीक, 300 न्यूटन। और इसको जो स्टेट ऑफ रेस्ट की कंडीशन में रोके हुआ है उसका फ्रिक्शन की वैल्यू है वो है F। ठीक, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू के लिए, और एक रिएक्शन फोर्स है यहाँ पे, एक रिएक्शन फोर्स क्या है, R है। ठीक, अब ये इस फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है, P मिनिमम की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, P मिनिमम की वैल्यू पूछ रहा है।
तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है उसको देख लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स देख रहे होगे तुम, तो एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो F की वैल्यू किससे मिल जाएगी हमको, म्यू आर से, और म्यू की वैल्यू 0.3 दिया हुआ है और ये आर हो जाएगा। तो एक इक्वेशन तो ये हो जाएगा। ठीक है, और फॉर इक्विलिब्रियम हम रिजॉल्व कर लेंगे फोर्सेस को। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने फोर्सेस लग रहे हैं सिग्मा एफ एक्स कर सकते हो। P cos 25 प्लस F। ठीक, एक क्वेश्चन ये हो गया, और F की वैल्यू ऑलरेडी इससे निकाल लोगे। एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ठीक, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। फिर सिग्मा एफ वाई शुड बी 0, सिग्मा एफ वाई शुड बी 0। सिग्मा एफ वाई शुड बी 0। ओके, तो अब वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। वाई डायरेक्शन में एक तो रिएक्शन फोर्स लग रहा है, और नीचे उसका वेट लग रहा है 300 न्यूटन। तो यहाँ से हमको आर मिल गया। ठीक, आर की वैल्यू हमको पता चल गई। अब पी की वैल्यू जो है हम कहाँ से निकाल लेंगे, सिग्मा एच इज इक्वल टू 0 से निकाल लेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं सीधे प्रॉब्लम पे। ठीक, यहाँ पे देख सकते हो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F इज इक्वल टू क्या है, P cos अल्फ़ा। तो यहाँ से F की वैल्यू हमको मिल गई P के टर्म में, R की वैल्यू W माइनस P साइन अल्फ़ा। ठीक, R की वैल्यू मिल गई P के टर्म में, और देन यहाँ पे एक रिलेशन मिलेगा P इक्वल टू 0.9063 इज इक्वल टू म्यू आर। तो यहाँ से हमको P की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, P इक्वल टू 87.1 न्यूटन। फिर से बताएं, ये डायग्राम दिख रहा है ना तुमको। ठीक, यहीं पे समझा देते हैं। नीचे 300 न्यूटन का वेट लग रहा है, ऊपर रिएक्शन फोर्स R लग रहा है। ठीक, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, और P cos 45 इधर लग रहा है, P cos 25 और P sin 25 इधर लग रहा है, P sin 25 इधर लग रहा है। ठीक, इतने फोर्सेज हैं। तो सबसे पहले हम क्या किए हैं, इसको हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व कर दिए। तो हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व कर दिए, तो एक F इधर है, इधर F लग रहा है ना ऐसे। तो F किसके बराबर होगा, P का कॉस कंपोनेंट, तो P cos 25 डिग्री। ठीक, तो एक इक्वेशन ये हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा, इसको हम वर्टिकली रिजॉल्व कर लिए। वर्टिकली रिजॉल्व करने के बाद हमको पता चला कि R जो है W माइनस P साइन अल्फ़ा के बराबर है। ठीक है, P साइन अल्फ़ा। ठीक, तो ये एक इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन हुआ था हमारे पास, 2 इक्वेशन हो गई। कौन कौन सा देख लेते हैं। एक तो F इज इक्वल टू P इंटू 0.903, F इज इक्वल टू P इंटू 0.9063
9063 ये क्वेश्चन है कोई ठीक। एक ही क्वेश्चन हमारी ये हो गई भाई, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन ये हो गई, ठीक। अब एक चीज़ और हम जानते हैं, F=μr। F=μr जब हम लगाएंगे, तो जब F=μr लगाएंगे तो F की जगह पे हम ये वैल्यू रख सकते हैं 0.9063p, और R की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं 300.4226p, और यहाँ से P की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी आ जाएगी 87.1 न्यूटन। ओके, आई थिंक दिस सेशन विल बी वेरी यूजफुल टू यू। थैंक यू।